नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी दवाखाना कल्याणपुर शहडोल में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं आपको। आज हम नए टॉपिक में बात करने वाले हैं ल्यूकीमिया। ये भी एक प्रकार का ल्यूकीमिया है, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया ये भी एक प्रकार का ब्लड कैंसर का ही एक रूप होता है। इसमें क्या होता है, स्लो ग्रोइंग प्रोसेस होता है। इसमें बीमारी का जो गति है स्लो ग्रोइंग प्रोसेस होता है। स्लो ग्रोइंग प्रोसेस मतलब धीमी गति से ही अपनी बीमारी को बढ़ाता है। स्लो ग्रोइंग प्रोसेस में ये एक क्रोनिक मतलब पुरानी, धीरे धीरे लंबे समय से ये बीमारी चली आ रही है। क्रोनिक वही कहलाता है, क्रोनिक कोई कंडीशन होता है। हिंदी भाषा में क्रोनिक को लंबे समय से चलने वाली बीमारी को क्रोनिक कंडीशन बोलते हैं। तो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, क्रोनिक यानी कि पुराने समय से लिम्फोसाइट्स के कारण की अधिकता के कारण जो बीमारी चली आ रही है उसे क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया बोलते हैं। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया वह कंडीशन है जिसमें हमारे पेरिफेरल ब्लड में लिम्फोसाइट्स की मात्रा जम जाती है, भर जाती है। लिम्फोसाइट्स की मात्रा नॉर्मल काउंट से भी ज़्यादा मात्रा में हो जाती है। उसे लिम्फोसाइटिक या क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया कहते हैं। ये जो क्या करता है, हमारे पेरिफेरल ब्लड में एक इसकी क्वांटिटी नॉर्मल काउंट से भी ज़्यादा हो जाती है और ये अब धीरे धीरे ये अपने घुसपैठ और अपना ये ऑब्स्ट्रक्शन, बोन मैरो में ऑब्स्ट्रक्शन, स्प्लीन में ऑब्स्ट्रक्शन और लीवर में भी अपना ये ऑब्स्ट्रक्शन और लिम्फ नोड में भी अपना ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस यानी रुकावट पैदा करने लग जाते हैं। इतने ज़्यादा मात्रा में लिम्फोसाइट्स की संख्या बढ़ जाती है। इस केस में, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक केस ल्यूकीमिया के केस में, ल्यूकीमिया ये धीरे धीरे ये पुरानी बीमारी होती जाती है। इसमें ज़्यादातर क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया के केस में 95% केस बी लिम्फोसाइट्स के कारण होता है। बी लिम्फोसाइट्स की एक्सेसिव एक्यूमुलेशन के कारण होता है। जहाँ बी लिम्फोसाइट्स की मात्रा ब्लड में ज़्यादा बढ़ने के कारण होती है लिम्फोसाइट्स की। अब वहीं 5% लिम्फोसाइट्स टी लिम्फोसाइट्स के कारण क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है। लेकिन 95% कारण बी लिम्फोसाइट्स के कारण होता है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। और ये इसकी क्लिनिकल फीचर की बात करें, क्लिनिकल सिम्टम्स की बात करें तो क्लिनिकल सिम्टम्स में ज़्यादातर इसमें जो है मेल की अपेक्षा ये मेल प्रभावित होते हैं, यानी कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ये ज़्यादातर देखने को मिलती है। और ये कॉमन इन 50 साल के बाद की उम्र के लोगों को ज़्यादातर ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। लेकिन एवरेज 65 ईयर ऑफ एज में लगभग 60 से 65 साल के बीच में ये ज़्यादातर ये केस मैक्सिमम लोगों को दिखाई देती है, जिस समय ये क्रोनिक लिम्फोसाइट्स की मात्रा ब्लड में, ये पेरिफेरल ब्लड में मैक्सिमम लेवल में बढ़ जाती है। एज मोर इन मेल में यानी कि महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादातर ये बीमारी देखने को मिलती है। और 25% लोगों में ये बीमारी असिम्प्टोमेटिक होती है, मतलब इसके लक्षण का कोई पता नहीं चलता है कि बीमारी बॉडी में रहती है लेकिन इसका कोई लक्षण हमारे शरीर में दिखाई नहीं देता, ना हमको कोई तकलीफ होती है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में। अच्छा, जो 75% पेशेंट है उसको इम्यूनोसप्रेशन पेशेंट होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है। उनको बार बार किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, वो कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। उस कंडीशन में उस पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन करने से पता चलता है कि इसके ब्लड में लिम्फोसाइट्स की संख्या नॉर्मल काउंट से ज़्यादा होती है। और इस कंडीशन, इस पेशेंट को क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया के पेशेंट में धीरे धीरे एनीमिया के प्रोसेस शुरू होता है, मतलब खून की कमी बहुत कम धीमी गति से होता है। और हमारे बॉडी से पेशेंट को, ये क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया के पेशेंट के शरीर में या लिम्फ नोड यानी गिल्टी और ये साइड में हाथ के निचले हिस्से में, गले के निचले हिस्से में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं, उनमें सूजन आ जाती है। उसे ऑब्स्ट्रक्शन के कारण ये पेरिफेरल ब्लड में जाके उसके लिम्फ नोड में जाके ये रुकावट पैदा करते हैं, जिसके कारण उसकी साइज नॉर्मल से ज़्यादा बड़ी हो जाती है। उसे लिम्फेडेनोपैथी कहते हैं। और हेपेटोस्प्लीन में गा लेते हैं, और लीवर में जाती है तो वहाँ रुकावट पैदा करती है, स्प्लीन में जाती है तो वहाँ रुकावट पैदा करती है। उसे हेपेटोस्प्लीनोमेगाली बोलते हैं। इन्लार्जमेंट हो जाता है लीवर का और स्प्लीन का, यानी कि प्लीहा का और यकृत का, कलेजी का, उसका रुकावट के कारण, ब्लड सर्कुलेशन रुकावट के कारण उसकी साइज नॉर्मल से बड़ी हो जाती है। उस कंडीशन को हेपेटोस्प्लीनोमेगाली बोलते हैं। कुछ पेशेंट्स में ब्लीडिंग डिसऑर्डर आ जाते हैं कि अचानक से बॉडी में किसी भी पार्ट्स में
ब्लीडिंग हो जाती है। ये लेट स्टेज में होता है 75 यानी 70 या 65 की एज के आसपास, जब लेट स्टेज एज हो जाती है तब ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं उस पेशेंट को कि क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में। तो ये क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया ये भी एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ नहीं है, मतलब कि इससे मरने वालों की संख्या लगभग बहुत कम मात्रा में है। इसकी जांच कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि हमको इनमें ये प्रॉब्लम है, यानी कि क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया का, कि हमको ये प्रॉब्लम सफ़र कर रहे हैं। तो कुछ ही इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाती है जिससे हमको पता चलता है कि लिम्फोसाइट्स की मात्रा ज़्यादा बड़ी है कि कुछ हमको ल्यूकेमिया है, ये कुछ कैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसमें सबसे पहला टेस्ट होता है, इसमें हीमोग्लोबिन टेस्ट होते हैं, कंप्लीट हीमोग्राम काउंट कराते हैं। इसमें टोटल काउंट, डिफरेंशियल काउंट, ग्रेनुलोसाइट्स और नॉन ग्रेनुलोसाइट्स यानी कि लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स और हीमोग्लोबिन, आरबीसी काउंट, ये सारे, और टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ये सब काउंट उसमें दिखाई देते हैं। इसके हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की बात करें तो इस क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया के केस में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है इसमें मोर देन 50,000 से लेकर 2 लाख पर क्यूबिक माइक्रोलीटर तक होता है। इसका आइडेंटिफिकेशन पॉइंट यही है कि इसमें डब्ल्यूबीसी काउंट यानी कि खासकर ल्यूकोसाइट काउंट 50,000 से लेकर 2 लाख पर माइक्रोलीटर से भी ऊपर इसका रेंज दिखाई देता है। इससे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ल्यूकेमिया का पेशेंट है या कैंसर का पेशेंट हो सकता है इस पेशेंट में। और पेरीफेरल ब्लड स्मेयर एग्जामिनेशन करवाते हैं तो 95% मैच्योर्ड लिम्फोसाइट्स दिखाई देते हैं। 95% बी लिम्फोसाइट्स मैच्योर्ड दिखाई देते हैं, स्मॉल वेराइटी में छोटे छोटे सेल्स के रूप में दिखाई देते हैं। और वहीं प्लेटलेट की संख्या अगर हम बात करें तो प्लेटलेट नॉर्मल रहता है कुछ समय तक, लेकिन ये कुछ समय के बाद ये इसकी काउंट भी काफ़ी कम हो जाती है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में कन्वर्ट हो जाता है। बोन मैरो एग्जामिनेशन हम करवाते हैं। बोन मैरो एग्जामिनेशन में पता चलता है कि उसकी सेल्स हाइपर सेलुलरिटी हो गई है, इन्फिल्ट्रेशन हो गया, वहाँ पे भी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो गया है, जिसके कारण में ये प्रॉपर तरीके से लिम्फोसाइट्स और आरबीसी काउंट्स की संख्या नहीं बन पा रही है। जो लिम्फ नोड्स रहते हैं जिसकी हम बात की है कि यहाँ पे लिम्फ नोड्स है, गिल्टी है, सूजन है, यहाँ पे पैर के निचले हिस्सों में, पेट और पैर के ऊपरी बीचों बीच हिस्सों में लिम्फ नोड्स यानी कि गिल्टी के रूप में वो साइज बड़ी हो जाती है। वहाँ से जब एक निडल डाल के एग्जामिनेशन किया जाता है जिसे हम फाइन निडल एस्पिरेशन ऑफ साइटोलॉजी या FNAC बोलते हैं, उससे जो पानी निकलता है उस पानी की जांच करवाई जाती है जिसे हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। उससे पता चलता है कि उसमें किस प्रकार का फ्लूइड, ऑब्स्ट्रक्टेड फ्लूइड वहाँ पे स्टोर है जिससे वो सर्कुलेट नहीं हो रही है। उसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स और आपके न्यूट्रोफिल्स की संख्या काउंट की जाती है। उससे पता लगाया जा सकता है कि इसमें कितने काउंट, ल्यूकोसाइट काउंट कितना है, आरबीसी काउंट है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट की संख्या कितनी ज़्यादा होती है। तो इसमें ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से FNAC किया जाता है। सीरम फोलिक एसिड लेवल ऑलवेज लो रहता है। ब्लड में सीरम फोलिक एसिड की संख्या की अपन जांच कराते हैं तो वो हमेशा कम पाई जाती है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट पहले स्टेज में आप पेशेंट असिम्प्टोमेटिक रहते हैं, कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है, तो नो ट्रीटमेंट इन द फर्स्ट स्टेज। पहली अवस्था में किसी प्रकार की ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब वो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि प्लेटलेट्स की कमी होती है तो उस समय कुछ प्लेटलेट्स के लिए अपन मेडिसिन चालू करते हैं। सेकेंड स्टेज में भी कुछ एनीमिया के भी पेशेंट दिखाई नहीं देते हैं, प्लेटलेट RBC WBC प्लेटलेट्स नॉर्मल रहते हैं, लेकिन आगे चल के वो लिम्फ नोड्स के लार्जमेंट हुआ तो उसकी एग्जामिनेशन की जाती है, उसका ट्रीटमेंट असिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेटर स्टेज, थर्ड स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेज में हमको पेशेंट को खून की कमी होने लग जाती है, एनीमिया होने लग जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी कि प्लेटलेट्स की कमी होने लग जाती है। तो आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है कि किस कारणों से हमको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारे जो ऊपर हमने बात किए हैं एग्जामिनेशन के, तो ये सारे एग्जामिनेशन उस पेशेंट के हम करवाते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि हमको इस पेशेंट को इस प्रॉब्लम से, ये प्रॉब्लम में सफ़र कर रहा है, उसका ट्रीटमेंट हमको ये देना चाहिए। और इंग्वाइनल जो इन्लार्जमेंट हो जाती है लिम्फ नोड्स का, सर्वाइकल लिम्फ नोड हो गया, इंग्वाइनल लिम्फ नोड हो गया, एक्सिलरी लिम्फ नोड हो गया, मेमोरी ग्लैंड्स लिम्फ नोड्स हो गए, ये लिम्फ नोड्स में लिवर लिम्फ नोड्स है,
स्प्लेनिक लिम्फ नोड्स हैं। इन लिम्फ नोड्स में सूजन हो जाने के कारण इनसे खासकर एक्सिलरी या सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, इनसे एफएनओसी फाइन नीडल एस्पिरेशन ऑफ साइटोलॉजी एफएनएसी एक एग्जामिनेशन होता है जिसमें सुई डाल के उससे पानी निकाल के उसकी जांच की जाती है। वो एग्जामिनेशन से जो फाइंडिंग रिपोर्ट आती है उसका एग्जामिनेशन के बाद उसका इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी ट्रीटमेंट फाइंड आउट होता है वो ट्रीटमेंट हमको करना पड़ता है। जो बेसिक ट्रीटमेंट है वो तो ऑन द स्पॉट से ही चालू करना पड़ता है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर कि पेशेंट को क्या तकलीफ है। खून की कमी है तो खून के लिए हमको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराना पड़ेगा, प्लेटलेट्स है तो प्लेटलेट की ट्रांसफर करानी पड़ेगी, खून की कमी है तो आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट्स देनी पड़ेंगी, ये सारी दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। तो आज हमने बात किया क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया में। क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया क्या है, क्यों होता है, किन कारणों से होता है, क्या लक्षण दिखाई देता है, किन लोगों को होता है, ये सारी चीज़ हमने देखने को मिला। और क्या इस कर सकते हैं, क्या